अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। ये एक रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन के रिवर्स है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो, कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो, जैसे लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इसे कहा जाता है वेपोरेशन, और वेपर का दोबारा से अपने ही लिक्विड में चेंज होना, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जैसे वाटर लिक्विड से वेपर में चेंज हो तो इसमें डेल्टा एच जो है वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। यानी जब एक मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करेंगे तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट की मिकदार होगी 40.7 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। इसे कहा जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है, इसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उसके बाद अगर देखा जाए कोई भी लिक्विड है, अब उसके स्टार्ट में होता क्या है, ज़्यादातर मालिक्यूल की एनर्जी एक जैसी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। किसी भी बीकर में लिक्विड्स के मालिक्यूल्स हैं तो ज़्यादातर मालिक्यूल्स की एक जैसी एनर्जी होती है, जैसे 5 जूल हर मालिक्यूल की। फॉर एग्जांपल कह लें एक हर मालिक्यूल की 5 जूल एनर्जी है। अब वो मालिक्यूल जिसकी एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है, जैसे कुछ मालिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी 7 जूल है, एवरेज से ज़्यादा है, वो सरफेस के ऊपर आएंगे, वो मालिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे और सरफेस से वेपोरेट हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है वेपोरेशन। जब ज़्यादातर मालिक्यूल की एनर्जी सेम होती है, जैसे कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है वो सरफेस के ऊपर आते हैं, सरफेस से वेपोरेट हो जाते हैं, इसे कहते हैं वेपोरेशन। उसके बाद वेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो वेपोरेशन भी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हॉट ग्लास ऑफ वाटर और कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास में ठंडा पानी ले और एक गिलास में गर्म पानी ले, तो जो गर्म पानी है वो जल्दी उसका लेवल कम हो जाएगा क्योंकि उसमें रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होती है। जो ठंडे पानी का गिलास है उसमें रेट ऑफ वेपोरेशन कम होती है तो उसका लेवल बरकरार रहेगा, इतना ज़्यादा जल्दी से कम नहीं होगा। वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। वेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वेपोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, चले जाते हैं लिक्विड से, फिर उसके बाद लो एनर्जी मालिक्यूल बच जाते हैं। सिस्टम का टेम्परेचर यानी रिमेनिंग वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर रिमेनिंग वाटर उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए एनवायरनमेंट से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें कूलिंग महसूस होगी। तो इसीलिए कहते हैं वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी चले जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल बच जाते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है और कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो मालिक्यूल जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें कूलिंग महसूस होगी। फिर उसके बाद फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस का एरिया, जैसे कोई भी लिक्विड है उसका जो सरफेस का जो एरिया है उसे कहा जाता है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया और वेपोरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। जैसे हम चाय को ठंडी करने के लिए सॉसर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से मालिक्यूल्स आसानी से वेपोरेट हो जाएंगे, तो इसीलिए हम सॉसर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है।
मालिक्यूल आसानी से वेपोरेट हो जाएंगे, जबकि कप में सरफेस एरिया कम होता है तो मालिक्यूल आसानी से वेपोरेट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं हायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द रेट ऑफ वेपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। वेपोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाई टेम्परेचर पर वेपोरेशन ज़्यादा होगी, लो टेम्परेचर पर वेपोरेशन कम होगी। जैसे हम एक गिलास में कोल्ड वाटर, एक गिलास में हॉट वाटर रखें, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर रखें। जो हॉट वाटर है उसका लेवल जल्दी से कम होगा क्योंकि उसमें रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगी। जो कोल्ड वाटर है उसमें लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होगा क्योंकि उसमें रेट ऑफ वेपोरेशन कम होती है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेपोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसका वेपोरेशन कम होगी। जैसे वाटर, इसमें अगर ले वाटर और सेकंड ले ईथर। अब वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर में वेपोरेशन कम होगी, जबकि ईथर में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ईथर में रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो इसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपोरेशन कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे।